रहीम। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। आज इस मुश्किल सूरत हाल में इस कोरोना की वबा के बावजूद आपको तकलीफ़ दी है और आप तशरीफ़ लाए हैं। मुमकिन भर हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके जो एहतियाती तदाबीर हैं वो इख्तियार की जाएँ, बट इवन दैन आपका आना, इस तरह तशरीफ़ लाना, हमारे कैमरा वाले साथी जो हैं इनका जिस तरह होता है, ये एक रिस्क तो हम सारे लेके चल रहे होते हैं। तो इसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह भी हूँ, आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और आप इस मुश्किल घड़ी में अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर रहे हैं। आज हमें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करनी पड़ी, इसके आगाज़ में मैं पहले तो जिन ख़ानदानों के लोग इसमें मुतासर हुए हैं या फौत हुए हैं उनके साथ ताज़ियत करता हूँ। जिनके जो ख़ानदान मुतासर हुए हैं उनसे इज़हार हमदर्दी है और पूरे मुल्क के साथ इस पर इज़हार अफसोस है कि इस वक्त सारा मुल्क ही इसकी वबा में है। हर घर में से इसके किसी न किसी तरह अगर वो मर्ज़ में नहीं है तो ज़िंदगी की बाकी मुसीबतों में है और ख़दशात में मौजूद है। लिहाजा हर घर इससे मुतासर है, तो सबके साथ ही इसका अफसोस है और हम सब ने मिल के इसको बांटना है। हमारे वो बहन भाई जो मुल्क से बाहर हैं, गैर ममालिक में मौजूद हैं, उनके साथ भी इस पर हम इज़हार हमदर्दी भी करते हैं, इज़हार यकजहती भी है। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे क्यों करनी पड़ रही? कल चीफ मिनिस्टर सिंध ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बड़े इल्तिजा के साथ हक़ाइक़ सामने रखे, कोई क्रिटिसिज्म किए बगैर हाथ बांध के दरख्वास्त करते हुए कुछ बातें कहीं। वज़ीर आज़म साहब की तारीफ़ें की, जहाँ उन्होंने को अच्छा काम किया था उनको कहा उन्होंने अच्छा काम किया है, और जहाँ हमारी दानिश में अच्छा काम नहीं हुआ वो भी उन्होंने एक गुडविल जेस्चर के तौर पे उसको बर्दाश्त किया, उसका एक अच्छे अल्फाज में उसका जिक्र किया। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल है कि उसके फौरी बाद, इमीडिएटली बाद, हुकूमती तर्जमानों ने, वो जो नोटिफाइड हैं वो भी और जो नोटिफाइड नहीं है वो भी, जिनका कोई वजूद नहीं है किसी तरह, उन सब ने एक यलगार कर दी और इंतहाई तल्ख लहजों में बदतमीज़ी के हद तक जाते हुए उन्होंने सीएम सिंध के उस जज्बे को ख़राब करने की कोशिश की है। चीफ मिनिस्टर सिंध ने इस सारे अमल को पीपल्स पार्टी की क़यादत जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की क़यादत में इस सारे अमल को स्पीयरहेड किया है और उन्होंने लीड किया है, और ये सारा मुल्क और आलमी इदारे भी उनकी इन कोशिशों की तारीफ़ कर रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे कि सब अच्छा हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। हाँ, सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, वो उन्होंने कल माने, लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल है कि हम कल उसके फौरी बाद वही सवाल जवाब, वही बातें शुरू हुई, तो हमें उसका जवाब में कुछ बातें कहनी पड़ रही हैं और हमें यकीनन ये एक बोझल है फिजा इस वक्त। हम चाहते हैं कि कोई पॉइंट स्कोरिंग ना हो। हाँ, हम बाकियों की तरह नहीं है, हम सियासत करते हैं, हम इस मामले में सियासत कर रहे हैं, और जो सियासत नहीं कर रहे हैं वो रहनुमाई नहीं कर रहे, क्योंकि वज़ीर आज़म जो कर रहे हैं वो सियासत है, काबीना जो कर रही है वो सियासत है, पार्लियामेंट जो कर रही है वो सियासत है, चीफ मिनिस्टर से सूबाई हुकूमतें या जो हम जो कुछ कर रहे हैं ये सियासत है। अदालत जो कर रही है वो सियासत नहीं है, वो अदालती काम है। ये कहना कि सियासत ना करें, ये सिवाय जहालत का और कुछ नहीं। सियासत ना करने की बुनियाद पे मसाइल पैदा होते हैं या हुए। सो गुजारिश ये है, जब से ये वबा पाकिस्तान में आई है, वज़ीर आज़म से उसके बाद हालात जो बने हैं उसके ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करता, आप सब लोग, सारा मुल्क उससे आगाह है। लेकिन उसके ऊपर बाद में जो सूरत हाल इवाल्व हुई, पाकिस्तान में केसेस बढ़ना शुरू हो गए, तो हुकूमत ने मौक़िफ़ लिया। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने कहा जी मैंने तो पहली मीटिंग 5 जनवरी को कर ली थी, शायद 3 जनवरी या 5 जनवरी को। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा जी मैंने 15 जनवरी को कमेटी बना के पहली मीटिंग कर ली थी, और पहला केस सिंध में फरवरी के आखिरी हफ्ते में डिटेक्ट हुआ, 26 फरवरी को आखिरी हफ्ते में, और वो कराची में, और एक केस इस्लामाबाद में डिटेक्ट हुआ। उसके फ़ौरन बाद, उससे पहले भी अपनी तदाबीर वो कर रहे थे, लेकिन उसके फ़ौरन बाद चीफ मिनिस्टर सिंध एक्टिव हुए और उन्होंने इस पर बिल्कुल रैपिड एक्शन करते हुए फौरी तौर पे जो तदाबीर हो सकती थी वो की।
हमने पहले दिन से जो एतराज़ किए या कर रहे हैं या आज जो करेंगे, वो बुनियादी तौर पे हम गवर्नमेंट की माजी की गई गलतियों को हम क्या कर रहे हैं, फैसले गवर्नमेंट ने करने, हमने नहीं करने। हमारा काम बुनियादी तौर पे गवर्नमेंट को गाइडेंस देना है, वो गाइडेंस ले या ना ले ये उनका काम है, लेकिन हम अपने किए हुए फैसले, अपनी आरा जो है वो कौम के सामने रखते हैं आपके ज़रिए, ताकि कल हमें पाकिस्तान की आवाम या आप ये ना कहें कि आप क्या करते रहे, आप उस वक्त तो बात नहीं कर रहे थे। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि हर मरहले पे हम हुकूमत पाकिस्तान को मिल के मुख्तलिफ फोरम्स पे जाके हम अपनी आरा देते रहे हैं। हम मीडिया के ज़रिए भी आरा देते हैं, आज भी वो आरा दे रहे हैं। और जो एतराज़ हम कर रहे हैं वो बुनियादी तौर पे ये है कि अगर आप हमारी आरा मान लेते, फ़र्ज़ करें हम कह रहे थे कि करंतना का जो मरकज़ पहले तफ्तान में बनाया गया, फौरी तौर पे सारे रिसोर्सेज दे, फेडरल गवर्नमेंट उसको फौरी तौर पे फंड देती। बाद में चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान ने यही कहा ना, मुझे रिसोर्स नहीं दिए गए। फौरी तौर पे फ़ौज को, नेवी को, एयरफोर्स को वार फुटिंग पे हेलीकॉप्टरों के ज़रिए एयरलिफ्ट करके सामान वहाँ भेज दिया जाता, और वो सेंटर कम से कम कोई ह्यूमन सेंटर बन जाता, कुछ गुजारे लायक हो जाता, उसमें कोई बेहतर माहौल फराहम हो जाता। वहाँ लोग हैं ना, कोई भेड़ बकरियाँ तो नहीं है जो बंद करनी है आपने। अगर आप लोगों को वहाँ रखेंगे जहाँ गर्द उड़ रही है, ना खाने की जगह, ना हाजात की जगह, ना कोई माहौल है, तो लोग तंग पड़ेंगे। अल्टीमेटली लोग घबरा के वहाँ से निकलेंगे। मुझे तो नहीं पता, मुझे मर्ज है। ये काम हुकूमत का था, हमने कहा आपने वो टाइमली नहीं किया। सिंध वालों ने टाइमली कर लिया, और हम यहाँ पे बिल्कुल महदूद वसाइल के बावजूद, अगर बलोचिस्तान की हुकूमत ने जितने बार उनके पास था उन्होंने कोशिश की, लेकिन उनकी कैपेसिटी से बियॉन्ड था। सिंध गवर्नमेंट ने फौरी तौर पे अपना सेंटर जो है वो इस्टेब्लिश किए, कराची में भी और सखर में भी, और उसके नतीजे में उन्होंने वहाँ से आने वाले लोगों को एक ह्यूमन माहौल फराहम किया। वहाँ भी मसाइल हैं, वहाँ भी कोई बहुत आला माहौल नहीं है, कोई 5 स्टार होटलों वाला माहौल नहीं है। और हम समझते हैं कि इसका बड़ा अच्छा इलाज ये था, और हमने उस वक्त भी कहा कि फौरी तौर पे जो होटल्स हैं 1 क्लास, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, ये होटल टेक ओवर करे, गवर्नमेंट खर्चा करे, सब्सिडाइज रेट्स उनको दे ले, उनके ऊपर टैक्स ख़त्म कर दे, और उन होटलों को सेंटर बना दिया जाए ताकि वहाँ प्रॉपर फैसिलिटीज़ हो। जिस बंदे को आपने 10, 12 दिन, 14 दिन, 6 दिन रखना है, उसको किसी अच्छे माहौल में रखें। और ये ऐन मुमकिन है, सिर्फ वसाइल फराहम करने हैं ना, और वो वसाइल आप फराहम नहीं कर रहे और आप कहानियाँ डाल रहे हैं सारी। और अगर हम कोई बात करते हैं तो हम पे पल पड़ते हैं, और वही फाशिज्म जो गवर्नमेंट में है, जो एक्शंस में है, जो इनकी सियासत का वतीरा है, वही मीडिया के ज़रिए भी करते हैं। अपने ऊपर होने वाले एतराज़ जो जायज़ है, भाई हम एतराज़ करें, उसका जवाब दे दें, नहीं है तो आप कंटिन्यू करें। सवाल ये है कि जब ये सूरत हाल पैदा हुई तो पहले कौम से खिताब में वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। उससे पहले हम सिंध गवर्नमेंट वज़ीर आज़म साहब को ये इन्फॉर्म कर चुकी थी, ये पोजीशन ले रहे थे कि हमें लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए। अब लॉकडाउन हो ना हो ये एक जजमेंट है, ये फैसला है। लॉकडाउन करने वाले जो हैं वो भी अवाम के खादम हैं, और हमें इनकी नीयतों पे भी शक नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि ये बदनीयत है, हम ये कह रहे हैं कि जजमेंट किसकी बेहतर है। हम जिन बुनियादों पे फैसले कर रहे हैं वो पूरी दुनिया ने उस पैटर्न को फॉलो किया है। उस पैटर्न के ऊपर जिन मुल्कों ने फैसले किए वहाँ पे ये वबा जल्द कंट्रोल हो गई है, और जहाँ पे मरकज़ी हुकूमत या वज़ीर आज़म वाला वतीरा इख्तियार किया गया है वहाँ ये वबा फैली है। और यही सूरत हाल जो इस वक्त पाकिस्तान में है, इसी मिजाज वाला बंदा अमरीकी सदर है, वो भी यही काम कर रहा है। वो भी बजाय इसके कि इस तरफ तवज्जो दे कि अपनी कोताहियाँ गलतियाँ माने, आइंदा के लिए तस्हीह करे, वो अपने गवर्नरों से लड़ पड़ा। और यहाँ वज़ीर आज़म साहब हैं कि वो सिंध गवर्नमेंट के पीछे पड़े हैं, पूरी हुकूमत जो है। सो ये फाशिस्ट मिजाज है। अपनी तकरीर कौम से खिताब करते हुए, और कौम से खिताब में क्या कहा, लॉकडाउन नहीं करना जी, बिल्कुल पहले खिताब में कहा। सिंध ने लॉकडाउन किया, पंजाब को मुझे पता था, जो समझदार लोग हैं उनको फॉलो करना है, तो यहाँ पे उन्हें कहा गया कि भाई आप फॉलो करो। KPK में हुआ, बाकी जगहों पे लॉकडाउन हो गया। फिर अगला कौम से खिताब में कहा गया कि नहीं, वो पार्शल लॉकडाउन होना चाहिए, कंप्लीट लॉकडाउन, कर्फ्यू नहीं लगना चाहिए। फिर नई इस्तलाह आ गई, और फिर कहा गया कि जी बलोचिस्तान के CM ने बड़ा काम किया, उसकी तारीफ की। सिंध की हुकूमत के बारे में एक लफ्ज़ आज तक, हम तो फिर भी कहते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट अच्छा किया तो बिस्मिल्लाह, अच्छा किया तो अच्छा किया।
कल सीएम सिंध ने बाकायदा प्राइम मिनिस्टर का नाम लेके शुक्रिया अदा कर दिया। अरे यार, को जबान नहीं घिस जाती? अगर सारी दुनिया कह रही है, आप कहते हैं कि जी ठीक है और बेहतरी करने की जरूरत है, पर सीएम सिंध का नाम ले लेते, कोई कुछ ना फर्क पड़ता। लेकिन ये मिजाज बताता है कि मिजाज है क्या। तीसरी चौथी, एक लगातार एक वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ है, कुछ और बड़े ताकतवर लोगों का मौक़िफ़ है कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। हमारा व्यू है कि जो दुनिया कर रही है इसके बेहतर नताइज आए हैं, और पाकिस्तान में अगर फैलाव नहीं है, अब ये कहा जा रहा है, डॉक्टर्स बता रहे हैं, फिगर्स बता रहे हैं, हुकूमतें बता रही हैं कि 54%, कल तक 54% स्प्रेड जो था, जो डाटा कल का है, लोकल ट्रांसमिशन हो रही है। यानी लोकल ट्रांसमिशन से मुराद है कि जो लोग यहाँ आए थे, पहले तो बाहर से आए, लेकिन अब लोकल मार हो जाएगी, अनारकी फैल जाएगी। तो भाई वो बातें जो बंद कमरों में बैठ के इन इंफॉर्मेशंस की बुनियाद पे इस तरह की असेसमेंट्स होती हैं और उसकी बुनियाद पे पॉलिसियां बनती हैं, ये बंद कमरों की गुफ्तगू होती है। उसके ऊपर पॉलिसियां बना के उस पर अमल दरामद किया जाता है। अगर मुल्क का वजीर आजम कौम से खिताब में ये बातें कहेगा तो फिर सूबाई हुकूमतों की बात कौन सुनेगा? फिर लोग उस पर क्यों तवज्जो देंगे? फिर क्यों उलमा या बाकी ताजर तंजीमें उस पर फॉलो करेंगी? ये बात दुरुस्त है कि हमारे मुल्क में वसाइल कम है, कोई शक नहीं है इसमें, हमें भी पता है। लेकिन वो वसाइल मरकजी हुकूमत के पास भी है, सिंध के पास भी कम है, पंजाब के पास भी कम है, बाकी सूबों के पास भी कम है। लेकिन सूबाई हुकूमतों से निस्बतन ज़्यादा वसाइल मरकज़ के पास होते हैं। वो नहीं किए गए, प्रिवेंशन नहीं की गई। क्या हुआ? डीजी खान में क्या हुआ? वहाँ अपने लोगों को रखा, वहाँ आपने यही तबाही फेर दी। मुल्तान में क्या हुआ? वहाँ रखा तो वहाँ 49 डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स जो है वो इससे मुतासर हैं। पूरे मुल्क में कोई 109 के करीब डॉक्टर्स हैं जो पैरामेडिक्स हैं, इससे मुतासर हुए हैं। उस पर भी बात करता हूँ मैं, लेकिन गुजारिश ये है कि क्या काम करने की ज़रूरत थी अपोजिशन को गालियाँ देने की? जो बातें हमने कही उसमें कौन सी हमने गलत बात कही? हमने कहा आपने ये टाइमली फैसले नहीं लिए, अब ले लें। आज भी हम अगर माजी का जिक्र कर रहे हैं तो हम इसलिए कह रहे हैं कि आपने उस वक्त ये फैसले नहीं किए थे। मार्च के पहले हफ्ते में जब ये वबा फैली और ये था कि जी इस वबा फैलनी शुरू हो गई है, तो लोगों को हमें देना पड़ेगी सपोर्ट। गरीब मुल्क है, तो मैंने पहले हफ्ते में रिकॉर्ड पे हूँ, मैं बार बार प्रोग्रामों में बैठ के कहा कि खुदारा ये जो राशन सप्लाई का काम है बहुत मुश्किल है, कोई दुनिया का निज़ाम ले आए, राशन सप्लाई ट्रांसपेरेंटली हो जाए लोगों की तसल्ली के मुताबिक। ये मुमकिन नहीं है, इसमें लोगों का एहतजाज रहेगा, गुर्बत है, इससे मुतासरा लोग भी होंगे जो अदरवाइज गरीब हैं, वो भी हैं। पहले ही इस मुल्क के अंदर 25% लोग हैं जो 2 टाइम रोटी खाने से तंग हैं। सो वहाँ पे मुमकिन नहीं है आसानी से, आपके पास पैराफर्नीलिया नहीं है, जो है वो करप्ट है, ये बात दुरुस्त है। लेकिन मैंने कहा कि आपके पास एक विकल्प मौजूद है और वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है। उसके नाम बदलते रहे, उसके तस्वीरें बदलते रहे, जो मर्जी करते रहे, लेकिन अल्टीमेटली आपको बोर्ड लगाने पड़े ना लिख के हकायक पे कि इस सेंटर के अंदर वही लोग आए हैं जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से बेनिफिशरी हैं, लगाने पड़े ना आपको। लेकिन मैंने कहा कि भाई वो डाटा आपके पास मौजूद है। फिर वो मुस्लिम लीग के दौर में वो रीसर्वे हुआ, रीवेरिफिकेशन हुई उसकी, और उसके बाद इस गवर्नमेंट ने आके उसको दोबारा स्कैन आउट किया, बड़ा अच्छा किया। जो लोग निकले नहीं निकले, क्या हुआ, आपके पास थोड़े पैसे थे, आपने पॉवर्टी स्कोर कार्ड, पॉवर्टी सर्वे के मुताबिक जो सारी दुनिया में माना गया, तारीफें हुई। पॉवर्टी इंडेक्स को मैंने कहा कि स्कोर कार्ड को बढ़ा दें, वो 16.5 पॉइंट पर रखा हुआ है, इसको उठा के 25-26 पॉइंट्स पे ले जाएं तो आपके पास फौरी तौर पे वो डिटेल आ जाएगी। आपके पास अगर फ़र्ज़ करें 50 लाख उसके बेनिफिशरी हैं तो वो 1 करोड़ हो जाएंगे, 50 लाख लोग उसमें और शामिल हो जाएंगे जो गरीब हैं। लेकिन आपके उस डाटा के मुताबिक वो गुर्बत की उस कैटेगरी में नहीं आ रहे जिसको आप उस वक्त वसाइल दे रहे थे। अब एक स्पेशल सूरत हाल है और उसके लिए
मौजूदा चेयरमैन साहबा ने जो पहला निज़ाम था, जिसमें इजी पैसा का भी था, जिसमें मोबाइल बैंक्स का भी था, जिसमें बाकी जो बैंक्स हैं उनको भी तकसीम के अमल में शामिल रखा गया था, इन्होंने आके उसको बैंक अल फलाह और बैंक अल हबीब 2 बैंकों को दे दिया गया। अब उनके अंदर ये कैपेसिटी नहीं है, इसलिए आपको ये मराकज़ बनाने पड़े हैं, फौरी तौर पे आपको करना पड़ा। तो हमने तजवीज़ दी कि भाई आप वो सारे का सारा डाटा आपके पास मौजूद है, पॉवर्टी स्कोर कार्ड बढ़ाएं और इसको इजी पैसा वालों से, बाकी उनकी क्योंकि इजी पैसा की और मोबाइल बैंकिंग की तो हर गली मोहल्ले में उनका कोई ना कोई सेंटर मौजूद है, और लोगों को सेगमेंट करके आपके पास डाटा है ना, आप एक मोहल्ले के इतने लोगों को मैं मैसेज दें कि आज आप अपने पैसे ले जाएं, कल आपको दूसरे। आपने हंगामे करा दिए मुल्क में। हमने कहा कि भाई आपने हमारी बात नहीं मानी, आज आप भुगत रहे हैं। आज भी हम यही कहने बैठे हैं कि खुदारा आज हमारी, हमें जो कहना आप कहते रहे, आपका हक है, आप हैं ही फाशिस्ट, आपने यही करना है, करें। दूसरा, फिर हुकूमत वक्त ने किया, सिंध पे बड़े एतराज़ात हैं, क्या दिया क्या किया। जब सिंध को तारीफें होने लगी तो उस पर तकलीफ हो गई। सिंध गवर्नमेंट ने उसके लिए फौरी तौर पे जो पैकेज दिया, वो कल सीएम सिंध ने उसकी डिटेल बयान कर दी है। उन्होंने 1 लाख खानदान को, पंजाब ने उनके बाद दिया, उन्होंने 1 लाख खानदान को 6,000 रुपया फी खानदान, क्योंकि सिंध की तादाद कम है तो उन्होंने ज़कात के पैसे फौरी तौर पर तकसीम किए। अभी तक वो राशन जो तकसीम कर चुके हैं उसकी बड़ी तफसील मौजूद है, जो कल भी उन्होंने दी है। और उन्होंने 2 तरह का राशन की तकसीम की तफसील है, एक वो जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के ज़रिए जा रहा है, और दूसरा वो राशन जो सिंध गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ फिलंथ्रोपिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिल के एक पूल बनाया है, और जिसमें वो डाटा शेयरिंग करते हैं कि कौन कौन से इलाके में, वो भी कर रहे हैं। उन्होंने कुछ 3.5 लाख के करीब ख़ानदानों को वो तंजीमों ने दिया है, सिंध गवर्नमेंट ने दिया है, उसकी लाखों की तादाद में नंबर है, वो मैं पूरे आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज मौजूद है, मैं देता हूँ आपको। लेकिन सवाल ये था कि उन्होंने कहा कि हमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डाटा दे दीजिए। 12 दिन तक वो डाटा नहीं दिया गया। इस पे बाकायदा सिंध के मिनिस्टर्स शोर करते रहे। फिर कहा गया कि जी वो इंटीरियर से क्लियर होगा, फिर कहा गया जी पैमरा नहीं मान रहा जी, अच्छा जी पैमरा से क्लियर साथी देते हैं ताकि जी कहीं सिंध लीड ना ले जाए। और भाई इसमें आप लीड ले लेते, उनको लीड लेने देते, जो भी करे करने दें। अभी भी हम वो डाटा जो है उसके डाटा के मुताबिक सिंध मज़ीद उस डाटा के मुताबिक जो 12,000 ये गवर्नमेंट दे रही है, उसमें भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं, कई सारी उस पर एतराज़ात और FIR आई है। मैं उस पर बात आज नहीं करना चाहता, वो उस मुतराज़ा अमूर की तरफ नहीं जाना। लेकिन वो भी आपने लोगों को क्या किया, फिर आपने एक पैकेज दे दिया कि जी वो पैकेज है जो गवर्नमेंट ने, हुकूमत वक्त ने दिया है, और उस पर बड़ा ढोल बजाया जा रहा है। अच्छी बात है, देना चाहिए पैकेज, हम उस पैकेज के हक में हैं। कहा जा रहा है कि जी बहुत बड़ा पैकेज, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा पैकेज आ गया जी, वेरी गुड। भाई अब जितना दें कम है, हम आपको तारीफ करेंगे, वेरी गुड, शाबाश। आपने पैसे दिए 12-12 हज़ार लोगों को, अच्छा किया। इमरान खान ने नहीं दिए, हुकूमत वक्त का खजाना है, इमरान खान नहीं दे रहा, हुकूमत पाकिस्तान दे रही है, पाकिस्तान के फंड से दे रही है, तहरीक इंसाफ नहीं दे रही। लेकिन चलें, जो भी नाम लगाना है लगाएं, दे। उस पर कमियां होंगी, खराबियां होंगी, साथ साथ चलता है। कोई ये नहीं कह रहे कि वो 0 क्यों नहीं हो गया, उसमें कोई गलती होनी ही नहीं चाहिए, इंसान है, 7 होगा। लेकिन कहा गया कि 1240 अरब का पैकेज दे दिया, और उस पैकेज की तफसील यह है कि पहला 100 अरब रुपया हमने रखा है कि जो इंडस्ट्रियां बंद हो जाएंगी, ट्रेड बंद हो जाएगी, तो हम इंडस्ट्री एंड ट्रेड को जो उनका रिफंड पड़ा है, जो उनके पैसे एडवांस टैक्स की सूरत में इकट्ठे कर लिए गए, वो कुछ 250 अरब के करीब पैसा है। और वो पिछले 1.5-2 साल से उनका पेंडिंग है, 3 साल से पेंडिंग है कुछ पैसा, और वो डिमांड कर रहे हैं। उनके साथ कई दफ़ा गवर्नमेंट ने वादे किए, वो पैसा उनको वापस नहीं किया गया। उस 250 अरब में से 100 अरब आपने रिफंड देने के लिए कहा गया है। वो पता नहीं देते हैं या नहीं देते, या कैसे होता है। लेकिन उस पर क्या गवर्नमेंट की तरफ से आया जी, इसका कोरोना से क्या ताल्लुक आ गया? वो तो लोगों का ऑलरेडी एडवांस फंड पड़ा है यार, उसका कौमी खजाने पे क्या बोझ है? वो तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी है, उन्होंने पे करनी है। उसको कहा जाए कि हमने कौम के ऊपर एहसान कर दिया, बहुत बड़ा पैकेज दे दिया। फिर कहा गया जी कि 100 अरब रुपए जो कारोबारी अफराद की तरफ से, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कर्ज लिए गए, हमने स्टेट बैंक को कह दिया है कि इनकी कर्जों की इंस्टॉलमेंट 1 साल के लिए डेफर कर दे, सूद ले लें, सूद ले लें, कर्जे डेफर कर दें। 100 अरब रुपए इसमें रखा, क्यों, क्या करेंगे आप उसमें?
क्या आप उनका सूद अदा करेंगे? क्या आप उनकी इंस्टॉलमेंट अदा करेंगे? भाई इस पे क्या बजट का आपका ताल्लुक है? इंस्टॉलमेंट वो नहीं देंगे, अगले साल में दे देंगे, और जो सूद है वो खुद अदा करेंगे। तो आप उसका क्या, उसका कोरोना के साथ क्या ताल्लुक आया? यानी वो रिलीफ कहाँ से आएगा उसका? यानी जो बजट के ऊपर ओवर एंड अबव द बजट अमाउंट आपने निकाल दिया वो कोरोना की है ना, वो हम समझेंगे कोरोना के लिए आपने पैकेज दिया। फिर आपने कहा जी कि 260 अरब रुपए का गंदम की खरीदारी करें। हर साल एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व खरीदा जाता है, हर गवर्नमेंट खरीदती है, हर साल के उस पैकेज को जो गंदम की खरीदारी में इस्तेमाल होना है, आपने कहा जी ये कोरोना पैकेज का हिस्सा है। वही तो पिछले साल क्या किया था? उससे पिछले साल क्यों खरीदा था? क्या उस वक्त कोरोना के लिए खरीदा था? ये साल नहीं खरीदना था जो आप अपने कोरोना के लिए नाम के नाम पे डाल रहे हैं। तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि आप कम से कम कौम से सच बोलें। हम सिर्फ ये कह रहे हैं। इसी तरह कह रहे 75 अरब रुपया तेल की कीमत कम करने पे खर्च हो गया। वो भाई आलमी मंडी में तेल की कीमतें गिरी हैं, हुकूमत वक्त को 150 अरब से ज़ायद का फ़ायदा हुआ है। वो 150 अरब आपके बजटेड अमाउंट से ओवर एंड अबव है, जो आलमी मंडी में तेल की कीमतों की वजह से हुआ है। जब तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी आप बढ़ा देंगे, कम हुई हैं आप कम नहीं कर रहे। और आपको तो 150 अरब का रिलीफ देना चाहिए था। 75 अरब का रिलीफ दे के आप 75 अरब बचा रहे हैं। चले कर ले, गवर्नमेंट के पास रिसोर्स कम है, लेकिन ये तो झूठ ना बोलें कि हम उसमें पैसे डाल रहे हैं, हमारा नुकसान हो रहा है। उसमें को आप पैसे दे रहे हैं, आप फिर भी पैसे कमा रहे हैं। इसी तरह कहा गया कि 30 अरब रुपए छोटे सार्फिन के बिजली और गैस के बिल एक महीने के लिए मौखर कर देने हैं, हमने कहा है, और वो अगले महीनों में किस्तों में वो अदा करेंगे। वो कंज्यूमर्स वो बिल अगले महीनों में अदा करेंगे। तो एक महीने के लिए वो बिल डेफर करने से हुकूमत पाकिस्तान पे क्या बोझ आ गया, उसका 30 अरब आपने डाल दिया। वाह भाई, क्या क्या खूबसूरत कैलकुलेशन है। फिर कहा गया जी कि 200 अरब रुपए उन मजदूरों के लिए रखे हैं जो बेरोजगार हो जाएंगे और मुलाजमतों से निकाल दिए जाएंगे, उनको हमने सपोर्ट देनी है। कोई उसका डाटा दिया आपने कि कितना मजदूर है, कितना आपके पास रजिस्टर्ड मजदूर है, कितना अनरजिस्टर्ड है, उसका कोई डाटा इकट्ठा किया? एक अजम्पटिव फिगर रखा आपने। तो बताओ, तो कैसे देंगे? किसानों में उनको सस्ती खाद देंगे, उनको सस्ता 150 अरब रुपए जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए कि जो डेली वेजर्स हैं या जो गरीब लोग हैं हम तकसीम करेंगे, उसमें से आपने पैसे देने तकसीम करने शुरू किए हैं। जो पहले कुछ तो यह है कि पहले कई महीनों की किस्तें रुकी हुई थी, जो आपने स्कैनिंग के नाम पे सारा ही प्रोग्राम रोका हुआ था, वो पैसा आपके पास था जो बजटेड है, और कुछ नए लोग उसमें शामिल हो रहे हैं जो बजट पे ऊपर खजाने पे बोझ आएगा, यकीनन आएगा। सो ये इतना फिगर नहीं होगा। और अभी भी आप क्या कर रहे हैं? आप 1000 रुपया बढ़ा रहे हैं, बड़ा अच्छा कर रहे हैं, और जितनी कैपेसिटी और बढ़ाइएगा उसको, लेकिन 1000 रुपया महीना बढ़ा के आपने अगले 4 महीनों की इंस्टॉलमेंट इकट्ठी करके दे दी, तो वो तो आपके बजट अमाउंट में गई, मेजॉरिटी तो बजट अमाउंट में से गई, लेकिन कुछ ओवर एंड अबव द बजट भी होगी, तो वो कैलकुलेशन में ज़रूर आएगा, बोझ आएगा आपको और बेयर करना पड़ेगा। वो जितने का भी है अच्छी बात है, हम चाहते हैं और उसको सपोर्ट करें। हम ये बाकी फिगर्स भी इसलिए कह रहे हैं कि भाई ये फिगर हवा में ना लहराए। ये फिगर आप लोगों को क्वारंटीन करने के लिए आप कह रहे हैं जी, जो बाहर से लोग आएंगे गैर ममालिक में, जिनके पैसों से तो आपको बड़ी गर्ज है, अपीलें तो आप उनसे बड़ी करते हैं, वहाँ से लोग आएंगे तो उनको आके अगर वो क्वारंटीना सेंटर में रहेंगे तो अपना खर्चा देंगे। तो भाई उनके लिए रख लो, उनके लिए और पैसे दे दो।
वो आपके ओवरसीज पाकिस्तानीज वही हैं जो आपके पैसे भेजते रहते हैं। इसी तरह यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 1240 में से 50 अरब रुपए रखा गया। बड़ी हैरानगी की बात है। पिछले साल यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन ने पूरे साल में 26.5 अरब रुपए की सेल्स की है। 26.4 कुछ है, साढ़े पूरे भी नहीं है। 26.5 अरब रुपए की सेल करने वाला इदारा इस साल इन महीनों में 50 अरब रुपए का सामान देगा। क्या मुफ्त देगा? जो इदारा पूरे साल में 26.5 अरब रुपए की सेल करता है उसकी कैपेसिटी कितनी होगी? वो डबल का सामान अगर मुफ्त भी दे, जीरो मुफ्त दे दे, तो भी 50 अरब का सामान नहीं दे सकता वो। ऊपर से आपने रमज़ान पैकेज रख दिया, आज फिर अनाउंस किया है, पहले कुछ 6 दिन पहले भी अनाउंस किया, आज फिर अनाउंस हुआ है कि 2.5 अरब रुपया हम रमज़ान पैकेज में यूटिलिटी स्टोर्स को दे रहे हैं सस्ता सामान देने के लिए। ओ भाई, कौन कौन सा सस्ता सामान इसके जरिए देना है? क्यों कौम को इस तरह बहका रहे हो? हकायक के मुताबिक बातें करो। अगर हम सवाल कर रहे हैं तो हमें गालियां देनी है तो दी भर के दे लो यार। वैसे तो वो कहते हैं कि तुम वो तो नहीं हो यार जिसके लिए उसने कहा था ना शायर ने कि कितने शीरी हैं तेरे लब के रफीक, गालियां खा के बेमजा न हुए। तुम वो नहीं हो, लेकिन फिर भी चलो गालियां देने का शौक है, दे लो, लेकिन कुछ हकायक के मुताबिक बातें तो कर लो। हम तो ये कह रहे हैं हमारा मकसद कोई आपको रोकना नहीं है, फैसले आपने करने हैं। हम कौम के सामने हकायक रख रहे हैं। अभी इसके बाद आएंगे हुकूमती तर्जुमान, खोले जाएंगे, जाओ भाई और जाके गले पड़ो, गालियां दो। भी गालियां पड़नी शुरू हो गई होंगी, बिस्मिल्लाह। हमें आदत हो गई है खाने की आपकी गालियां, क्योंकि इस मुल्क में जो रवायत आपने दर्ज की है या रवायत शुरू की है, अल्लाह ही खैर करे इस मुल्क की। अब अच्छा, फिर 50 अरब रुपए कोरोना से मुतल्लिक सामान और मशीनरी की खरीदो फरोख्त के लिए रखा है। अच्छी बात है, ये पैकेज होना चाहिए, लेकिन इससे अलावा 25 अरब रुपया NDMA को दिया गया है, जिससे वो खरीद रहे हैं ये वेंटिलेटर्स भी और किट्स भी और सारा कुछ, और वो पैसा बिल्कुल उनको और देना चाहिए ताकि वो जल्दी सामान खरीद सकें, प्रोक्योर कर सकें। फिर 100 अरब रुपया रखा गया है उस पैकेज में कि अनफोर्सीन है, किसी वक्त किसी जगह ज़रूरत पड़ सकती है उसका खर्चा। ओ भाई, ये पैकेज क्या किसी जगह से आपने अप्रूव कराया है? ये क्या असेंबली से पास हुआ है? जिस तरह आपने अभी पैकेज दिया, इसी तरह जब ज़रूरत होगी इसमें इन्हांस कर लेना। तो ये फर्जी फिगर डाल के तुम कौम के सामने 1240 अरब का इतना बड़ा तारीखी पैकेज दे दिया। हम खामोश थे, हम नहीं बोल रहे थे इस पर, थोड़ी बहुत बातें कर दी, हमने कहा चलो छोड़ो। लेकिन आज हमें बात करनी पड़ी कि यार हम जो बातें ये कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हकायक कौम के सामने रखो, और बंद कमरों में बैठ के पॉलिसियाँ बनाने के लिए होने वाली जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है, वज़ीर आज़म साहब, वो कौम से खिताब में शेयर नहीं की जाती। उससे कौम इंसाइट होती है, उससे लोग जज्बाती होते हैं। जिसके घर में भूख होगी यकीनन वो लड़ने को आएगा, उसको तरले से भी रोकना होगा, उसको हिकमत से भी रोकना होगा। लेकिन अगर वज़ीर आज़म कह रहा है कि नहीं रुकेंगे और वज़ीर आला कहे कि रुकेंगे, तो क्या होगा? ये एक अज़ाब आया हुआ है। इसी तरह फिर हमने कहा कि डॉक्टर्स को, ये जो हमारे सब, ये हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं, फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं, वो भाई वो तो हैं, उनके साथ कर क्या रहे हो? आज तक पाकिस्तान में अब तो किटें बननी शुरू होगी ना, ये मास्क मैंने भी लगाया हुआ, आपने भी लगाए हुए, सब ने, तो ये मार्केट में महंगे सही मार्केट में अवेलेबल है। किट्स पाकिस्तान में बन रही हैं, PPE किट्स बन रही हैं। अब ये मुस्लिम लीग वालों ने भी, हमारी जमात वालों ने भी, सिंध वालों ने भी, हम हमारी डिस्ट्रिक्ट की तंजीमें भी, बाकी जमातें भी, ये लेके लोग डॉक्टर्स को दे रहे हैं, खुद जाके डॉक्टर्स की तंजीमें भी सुना है कुछ खरीद रही हैं। तो क्यों नहीं फेडरल गवर्नमेंट ने इस मामले को आज तक, जिस तरह हम अप्रिशिएट करेंगे कि अगर हुकूमत की तरफ से वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ये जो वेंटिलेटर्स बनाने का काम किया, अगर वो कामयाब हो जाता है तो चलें, कामयाब हो या ना, अल्लाह करे हो जाए। अगर उसमें फौरी कामयाबी नहीं भी होती, अल्लाह ना करे ऐसा हो, अल्लाह करे कामयाबी हो, लेकिन एक एफर्ट है, तो ये तो वैसी एफर्ट नहीं थी, इसका क्यों नहीं जल्दी काम कराया गया? अब मसला क्या है? कहा जाता है जी जो डॉक्टर्स इस काम में शामिल हैं उन सबको तो जी हम सामान दे रहे हैं। वो भाई जो क्वारंटीना सेंटर में हैं, जो आपके इन वार्ड्स में हैं जहाँ पे आपने इनके मरीज रखे गए, उन डॉक्टर्स को तो आप सामान दे रहे होंगे। लेकिन अस्पताल के अंदर जो मरीज आ रहे हैं, डॉक्टर बैठे हैं, डॉक्टर का, पैरामेडिक्स का उनके साथ कांटेक्ट हो रहा है, किसको पता है कि ये मरीज है कि नहीं? अब डॉक्टर उसको चेक कर रहा है, प्रॉपरली
प्रोटेक्टेड नहीं है, पैरामेडिक्स उसका टेस्ट कर रहे हैं, उसको लेके जा रहे हैं, उससे इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं। अब वो आम अस्पताल है, आम वार्ड है, इमरजेंसीज हैं या ओपीडीज हैं, जो भी हैं, ये बाकी अस्पताल में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, अब वो ज़्यादा खदशे में है। इसका मतलब है कि उनको ज़रूरत नहीं है, जब बीमार हो जाएंगे तो फिर कहेंगे अच्छा इनका इलाज कर लेते हैं। तो ये डॉक्टर्स का क्या मुतालबा है? डॉक्टर्स का मुतालबा यह है कि अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर्स को पीपीई किट कोई महंगी नहीं है यार, कोई खर्चा नहीं है इस पर। हमें पाकिस्तान का जो भी खर्चा रोकना पड़े रोक देना चाहिए। और यही 1240 अरब में से ये 100 अरब आपने रखा हुआ है, 50 अरब रखा हुआ है, 200 अरब रखा हुआ है, पता नहीं कितने 100 अरब आपने फर्जी डाले हुए। इनमें से जो पैसा अभी आप कह रहे हैं कि हमें बाहर से पैसा, बड़ी अच्छी बात है, आपको मिले, हम सपोर्ट करेंगे। यकीनन इकॉनमी पे बहुत बड़ा बोझ है, यकीनन बहुत बड़ी तकलीफ है, लेकिन हुकूमत वक्त से पैकेज मांगने वालों से मैं ये कहूँगा कि आप भी खुदा का खौफ करें। जिन मिलों ने आपके असासे बनाए हैं, आपके बैंक बैलेंस बनाए हैं, आपकी कोठियाँ बनाई हैं, उन कारोबारों में मुनाफे ने आपकी 1 से 2, 2 से 10 मिलें बनाई हैं, आपकी जायदादें बनाई हैं। आज अगर आपको उन कारोबारों में कुछ थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है तो उस नुकसान को हुकूमती खजाने से मत लें, आप अपने कुशन से उसको बर्दाश्त करें। ये क्या हुआ, कारोबार करना है तो जी ये गवर्नमेंट का काम नहीं है, प्राइवेट सेक्टर करेगा, ये मार्केट इकोनॉमी के तहत बैलेंस होगा। और जब फंसते हैं तो फिर जनाब फौरी तौर पे कि हमें जी अब पैकेज दिया जाए, पैकेज दिया जाए। सो हमारी गुजारिश ये है कि अभी तक सिंध गवर्नमेंट ने राशन की मद में जो तकसीम किया है, पंद्रह अप्रैल तक वो 580 मिलियन प्लस 500 यानी तकरीबन 1100 मिलियन रुपीस का सामान DCOs के ज़रिए, जिसकी तफसील जो है वो राशन बैग्स हैं मुख्तलिफ डिवीजन डिस्ट्रिक्ट्स के, वो आपको दे देते हैं। वो तकरीबन 29,861 हैं। और जो उन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट सेक्टर की, आम लोग जिस ईदी वाले हैं, छिपा वाले हैं, बाकी और बहुत सारी फिर और बड़े कमाल के लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे भी मैं उनको सलाम करता हूँ उन लोगों को कि इस मुश्किल घड़ी में हर वर्द ने अपने गिरदो नवा में, लोगों ने ज़ाती हैसियतों में चुप करके सामान भी दिया है, पैसे भी दिए हैं। आइंदा भी हमें अपना ये अमल जारी रखने की ज़रूरत है। उन इदारों के ज़रिए भी 3,26,450 15 अप्रैल तक का ये फिगर है, ये राशन के बैग तकसीम किए गए हैं और इस तरह ये अमल अभी जारी है। सो हम हुकूमतें, इसी तरह टेस्टिंग फैसिलिटी है, अब उसको बढ़ जाना चाहिए था, तो उसको वार फुटिंग पे जितनी रफ्तार से हमें गालियां देने के लिए ज़बानें चलती हैं, उतनी रफ्तार से ये भी काम अगर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। और जो वज़ीर सड़कों वाले हैं उनसे गुजारिश है कि आप सेहत के मामलात में ज़रा हाथ कम दें, आप सड़कों की तरफ तवज्जो दे लें, वही काफ़ी होगा। वही इस मुल्क में वो भी एक बड़ा वबा है। आजकल ट्रांसपोर्ट ज़रा कम चल रही है, तो मेहरबानी करें इन दिनों में अपनी सड़कें बनवा लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आप वो ज़्यादा बेहतर काम कर पाएंगे अगर आपने करना हो तो। देखिए हमारी गुजारिश ये है कि सिंध ने राशन का काम किया है, पंजाब को भी इस मामले में अगर वो कर रहे हैं तो बताएं कितना किया है और उसको और बढ़ाने की ज़रूरत है। सिंध छोटा सूबा है, पंजाब बड़ा सूबा है, यहाँ बहुत बड़े मसाइल हैं, तो इसको और बढ़ाने की ज़रूरत है। और जहाँ पे हमारी मदद की ज़रूरत हो, हम इस काबिल कितने होंगे, उनको नहीं ज़रूरत किसी मदद की, लेकिन जहाँ भी हो हम उसके लिए हाज़िर हैं। हमारा क्रिटिसिज्म सिर्फ मुस्बत तनकीद है, ताकि एक तो हक़ाइक़ कौम के सामने रहें और अगर हुक्मरान उस पर से कुछ बात समझना सुनना चाहें, अमल करना चाहें तो वो कर लें। किसानों के पैकेज के लिए सिर्फ लाहौर और फैसलाबाद और चंद शहरों में नहीं, बाकी शहरों में भी दिहाड़ीदारों की बड़ी मुश्किल है, उसको ठीक किया जाए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसों की तकसीम के अमल में हम समझते हैं कि फौरी तौर पे ये जो इजी पैसा और इस तरह की बाकी फोरम्स हैं, इनको जो पहले तकसीम के अमल में शामिल थे उनके पास मैकेनिज़म्स हैं, उनको शामिल किया जाए। इसी तरह बहुत सारे हमारे जो माइक्रो फाइनेंस वाले इदारे हैं वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, उनको शामिल किया जाए ताकि आसानी से लोगों के घरों के करीब उनको वो रकम मिल सके। और इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। जो जो आपको बाहर से पैसा आए, बजाय इसके कि आप सिर्फ सनतकारों को पैसे दें। सनतकारों के घरों में, फैक्ट्रियों में गाड़ियाँ भी हैं, मिलें भी हैं, जदादें भी हैं, सब कुछ है। अल्लाह ताला आपके कारोबारों में और वसअत देगा। लेकिन आज अगर मुश्किल है
तो अपने क्वेश्चंस में, अपने सेविंग्स में से वो काम निकालिए, क्योंकि ये आपने इसी मुल्क से कमाए हैं, आइंदा भी कमाएंगे और अल्लाह ताला आपको और बहुत दे। अल्लाह ताला इस मुसीबत के अंदर भी कोई आपके लिए अपॉर्चुनिटी पैदा करेगा शायद। तो दूसरी गुजारिश यह है कि जो किसानों के लिए आपने पैकेज देने की बात की, उसका मैकेनिज्म कोई नहीं है। हम अर्ज़ करते हैं कि जो किसानों का पैकेज है, उनका बिजली का बिल जो है वो 5,000 तक माफ़ करें, उनके गैस के बिल माफ़ करें, किसानों को जो उनका ज़री ट्यूबवेल है उसके बिल माफ़ करें, उसकी जो बड़े बिल हैं उनकी किस्तें कर दें और वो इंटरेस्ट फ्री किस्तें हो ताकि उनको सपोर्ट मिले। उनको खाद बीज और कीड़े मार दवाइयाँ जो हैं उसकी कीमतें फौरी तौर पे कम करके दें ताकि गंदम की कटाई के फ़ौरन बाद अगली फसल की तैयारी होनी है। और उस तरह जो कोल्ड स्टोरेज वाले हैं उनको भी कोई पैकेज देना चाहिए, उनको भी बिलों में कुछ रियायत मिलनी चाहिए। वो मैंने अर्ज़ कर दिया उसका। और जो लेबर के लिए आपने पैसे रखे हैं, उस पैसे की तकसीम का मेकनिज़म फौरी तौर पे बनाइए। अगर उसमें कोई मसला हो तो जो लोग इस फील्ड के अंदर मुख्तलिफ ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं या ट्रेड यूनियंस हैं उनको शामिल करें, ट्रेड यूनियंस को शामिल करें, उनके नुमाइंदों को, उनके एक्सपीरियंसेस हैं जो हमारी जमातों के अंदर, मुख्तलिफ जमातों में जो हमारे ग्रुप्स काम करते रहे, इस पर एक्सपीरियंस लोग हैं, उनको शामिल करके ये डाटा बनाएं, फ़ौरन इस पर इंटरवीन करें और जहाँ आप अच्छा काम करेंगे हम उसको शाबाश करेंगे। डॉक्टर्स के लिए मैं फिर कहूँगा कि जो आप कह रहे हैं कि हमने 100 अरब रखा हुआ है अनफोर्सिन के लिए, 50 अरब रखे हुए प्रोक्योर के लिए, खुदारा सिर्फ वो डॉक्टर, वो अस्पताल, वो वार्ड नहीं जहाँ पे ये मरीज़ हैं, बल्कि अस्पतालों के अंदर काम करने वाले सारे अमले को ये फैसिलिटीज़ एट लेंथ दें। ये ना हो कि हमारे मसीहा बीमार हो जाएं और फिर इनके इलाज करने हों, तो फिर मसीहा बीमार हुआ तो फिर इलाज कौन करेगा। ये वो गुजारिशात थी। अभी बहुत सारी बातें हो रही हैं लेकिन फिर सही, और मैं फिर कहूँगा आज बारह दिगर दिल के ऊपर बोझ से बातें कर रहे हैं। हमारा मकसद कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं है। ये हकायक वो हैं जो हमारी दानिश्त में, हमारे ख्याल में हैं। हो सकता है ऐसा ना हो, लेकिन गवर्नमेंट इस पर तवज्जो दे। हम चाहते हैं कि इसकी तरफ तवज्जो दे के इनमें से अच्छी आराब को कबूल करें। ये आपकी अना का मसला नहीं है। आपने अल्टीमेटली भी ISP को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को ही वेकल माना ना, मानेंगे। नाम हटा देने से कुछ नहीं होगा। आपने कहा मैंने एजुकेशन शुरू कर दिया है, नया चैनल लॉन्च हो गया, नया एक विजन दे दिया है वज़ीर आज़म साहब ने। वो भाई जो काम आज से 30 साल पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद अपने दौरे हुकूमत में एजुकेशन का एजुकेशन चैनल बना के, राना शेख उस वक्त होती थी हमारी MD PTV और ऑन मोहम्मद रिजवी साहब जनरल मैनेजर थे इसके पहले, और ये बाकायदा H9 में पूरा इसका सेंटर बना था, एक नया चैनल बना था। वो सारा सेंटर मौजूद है। बाद में आने वाली हुकूमत ने उसको उस तरह जारी नहीं रखा, अनफॉर्चुनेटली वो तो प्रॉपरली ना रह सका। तो अब अगर आपने उसको दोबारा उसका झाड़ पूछ की है, उसमें बेहतरी की तो अच्छा किया, शाबाश, वेरी गुड, करें। लेकिन अगर उनका नाम ले लेते या ये बता देते कि जो ख्वाब आप आज दे रहे हैं, जो विजन आज आपका है, वो 30 साल पहले मोहतरमा का था। जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आपके पास वाहिद ज़रिया है ट्रांसपेरेंट, जो आज आप सोच रहे हैं, ये 2008 में पीपल्स पार्टी कर चुकी है। बीबी शहीद का अपने मरने से पहले का ख्वाब था। तो जो किसी ने अच्छा किया था उसके लिए उसकी दो बोल देंगे तो आपको भी उसका फ़ायदा ही होगा। वतन कार्ड याद रखिए, जो फाशिज्म है इसमें यकजहती नहीं होती। सियासत में यकजहती होती है, फाशिज्म में यकजहती नहीं होती। फाशिज्म में मुखालिफ को गालियाँ दी जाती है, उसकी ज़बान बंद की जाती है, अदालतों को दबाया जाता है, मीडिया का गला घोटा जाता है, खबर रोकी जाती है, प्रोपेगेंडा मशीनरी को तेज़ किया जाता है और तसादुम कराया जाता है, नॉन इश्यूज़ पे डिबेट कराई जाती है। ये फाशिज्म है, ये इनका तरीका है। ये कैसे कर ले? इसलिए वज़ीर आज़म साहब खुद थपकियाँ देते हैं। जब हमें हमारी क़यादत कहती है कि आपने ये काम नहीं करना तो हम नहीं करते। ये कैसे मुमकिन है? मैं आपको पूछ रहा हूँ ना कि 4 कौम से, और कौम से खिताब एक ख़ास अमल है। कौम से खिताब में जब कोई ख़ास बात की जाती है, वहाँ बैठ के आप बंद कमरे की बातें कौम को आप इंसाइट कर रहे हैं कि बाहर निकल आओ, वहाँ पे भी आपकी ज़बान से अपने मुखालिफ वज़ीर आला को, जिसको सब तारीफ़ें करें, एक लफ्ज़ बोलना था ना कि यार वेल डन और अच्छा करें, वो भी तौफीक ना हो, तो फिर उसके क्या माने निकले?
कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मुराद अली साहब की, उसमें उन्होंने कहा कि पैनिक क्रिएट किया कि जनाब अस्पताल में कोरोना के पुरस्कार जो है वो हलाकतें हुई हैं, तो ये भी तो पैनिक ही फैलाया जा रहा है। तो ये इसे किस नज़र से आप लेते हैं? देखिए, उन पे एक सवाल हुआ कि जी एक फिगर आ रहा है कि कुछ हलाकतें वो हैं जो अस्पतालों में हुई हैं और कुछ वो हैं जो रिपोर्टेड नहीं हैं, वहाँ कुछ जो इदारे करते हैं उन्होंने बताया। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि मैं ये तसल्ली से नहीं कह सकता, हाँ ये बात दुरुस्त है कि कुछ हलाकतें हुई हैं और वो काफ़ी नंबर है, लेकिन उनमें कुछ पेशेंट हो सकते हैं कि वो कोरोना के पेशेंट हो। लेकिन कोरोना के पेशेंट का याद रखें, फौतगी की सूरत में कोरोना के पेशेंट को जब तक उसका सीना खोल के सिंपल ना लिए जाएं, फौतगी के बाद उसको डिटर्मिन करना मुमकिन नहीं होता, लिहाजा उनके टेस्ट नहीं किए जाते। उनके टेस्ट तो मैं आज डॉक्टर साहबान से पूछ रहा था किसी से ऐसे ही, मैंने कहा लाहौर शहर में जो अस्पताल हैं, जो कराची का आधा है, लाहौर शहर के अस्पतालों में एवरेजली लोग आते हैं, कोई दिल के मरीज़ के आते हैं, कोई फालिज वाले आ जाते हैं, कोई हार्ट अटैक होते हैं, कई तरह के अमराज जो एमरजेंसीज़ में आते हैं। तो उनमें से बेशुमार लोग होते हैं जो रास्ते में फौत हो जाते हैं, जो पहुंचते हैं फौत हो जाते हैं, कुछ थोड़े बहुत देर इलाज होता है वो फौत हो जाते हैं। तो कितना नंबर है? उन्होंने कहा जी कोई 80-90-100 के करीब एवरेजली डेली पेशेंट्स होते हैं लाहौर शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में जो इस तरह आते हैं, और उनकी फिर डिटेल नहीं होती क्योंकि वो अस्पताल पहुँचते हुए फौत हो जाते हैं या पहले घंटे में फौत हो जाते हैं, या तो उनकी डिटेल में नहीं जाया जाता। ये लाहौर शहर का है, तो कराची में यकीनन से बड़ा होगा। उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी हाँ उसमें कोरोना के पेशेंट भी हो सकते हैं, उस पर सवाल के जवाब में। और आज खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर सेहत हैं उन्होंने भी बाकायदा यही बात कही कि बहुत सारे पेशेंट्स वो हैं जो हमें बताते नहीं हैं, अपनी तदफीन चुप करके कर देते हैं, लोग नहीं बता रहे और बताना चाहिए। ये आज के खैबर पख्तूनख्वा के हेल्थ मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन्होंने ये बातें की। जी वो राशन की तफसील बताते हैं। कल ये तफसील वज़ीर आला सिंध ने बताई भी, और सब जो मीडिया के लोग थे उनको बाकायदा उसकी ये फिगर ये जो डॉक्यूमेंट है ये उनमें शेयर भी किया। और ये मेरे पास जो डॉक्यूमेंट है वो अदालत में भी भेजा गया, अदालत में वो मौजूद था, पता नहीं शायद जज साहबान के सामने उस वक्त ना पेश हुआ होगा, जिस पे एक अजम्पटिव फिगर आ गया। उन्होंने कहा जी पता नहीं 8 अरब कहाँ से आया। तो हम क्योंकि फेडरल पार्टी हैं जी, चंद बातें उनकी हद तक है, और अगर सिंध की गवर्नमेंट अच्छा काम किया उसको फॉलो करना चाहिए, तो हम ये बातें कर रहे हैं। पैकेज की हद तक तो चंद बातें मैंने कही है, कितने राशन के बैग उन्होंने तकसीम किए हैं, तो ये उनका एक अच्छा काम है। अगर वज़ीर आज़म साहब उनको तौफीक नहीं होती कि उनकी तारीफ़ कर दें, चले हम ही कर दें यार, शाबाश तो देनी चाहिए ना। मैं उस पर बात करता हूँ। देखिए, इस पे तो मेरी बात को छोड़ दीजिए, खुद हुकूमत वक्त कह रही है, पंजाब गवर्नमेंट कह रही है, फेडरल गवर्नमेंट कह रही है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कह रही है कि हम लॉकडाउन में नरमी कर रहे हैं, लेकिन लोग बाहर ना निकले वरना बड़ी तेज़ी से वबा फैलने का ख़तरा है। ये वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, मेरी बात को छोड़ दें। सो खदशा तो मौजूद है। और वज़ीर आला पंजाब से भी गुजारिश है हेलीकॉप्टर से नीचे उतर आएँ, सड़कों पे फिर के देख लें सूरत हाल क्या है। हेलीकॉप्टर में कहाँ से नज़र आएगा आपको दुकानें खुली है और कौन सी खुली है कौन सी बंद है, और ऊपर से कोरोना नज़र नहीं आया करता। सो मेरी गुजारिश है, ठीक है जाइए, आपने दीगर इलाकों में जाना है तो ठीक है, लेकिन ये फ़िज़ाई मुआयने कोरोना के नहीं हो सकते। मेरी गुजारिश सिंपल इतनी है, सुप्रीम कोर्ट को जी मैं बड़ी दस्त बस्ता, मुझे बहुत एहतराम है जज साहबान का, और लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी अदालतों को जो एग्जेक्टिव के काम हैं उनको, अगर कोई गैर कानूनी काम होता, अगर कोई आइन से मावरा होता है तो उस पर बात करनी चाहिए। लेकिन ये जो रूटीन के मैटर्स हैं कि हुकूमत वक्त ने क्या फ़ैसला किया, कब किया,
और वो दुरुस्त फैसला है, वो सही अगर दुरुस्त फैसला नहीं है और बोनाफाइड है, कोई चीफ मिनिस्टर अगर अच्छा फैसला करता है, बोनाफाइड फैसला करता है, दुरुस्त नेक नीति से करता है, वो फैसला गलत हो जाता है, वो जवाबदेह नहीं है। ये ऐसा ही है जैसे कोई जज साहब, जैसे कोई सेक्रेटरी, जैसे कोई जनरल फैसला करता है बोनाफाइडली और वो फैसले का रिजल्ट गलत निकलता है तो वो आंसरेबल नहीं होता। इसी तरह ये जो तकसीम का अमल है ये आसान काम नहीं है। मैंने कहा ना कि जो मर्जी कर लें, जितने मर्जी आसमानों से फरिश्तों के अलावा ही शायद हो सकता है, उसके अलावा तो कोई मैकेनिज्म नहीं है कि लोगों को मुतमईन कर लिया जाए। हाँ, अपने मैक्सिमम एफर्ट पुट करनी है। मैं दावे से कहता हूँ, ये मैं हद-ए-अदब बरकरार रखते हुए कह रहा हूँ, मैं दावे से कहता हूँ कि जज साहिबान को अगर बिठा दिया जाए ना कि जाओ आप इस तकसीम के अमल को खुद देख लें और इसी मशीनरी के ज़रिए काम करना हो, तो उनसे भी ये नहीं हो सकेगा। सो ये उनको पहली बात तो ये है कि इसको इतना माइन्यूटली और इसको ये जो इशू है ना, फेडरल गवर्नमेंट जो कर रही है उनको करने दें। जहाँ पे किसी की गलती है, कानून वायलेट हो रहा है, उसको ज़रूर देखा जाए, लेकिन इस अमल में अगर बार बार लोगों की तवज्जो इधर होगी, है सिंध गवर्नमेंट को आप कहेंगे, उन्होंने दिया हुआ है फिगर। अब अगर आप जैसा मान है हमारे लिए बादब वो है, ख्वाब क्या है, आपकी भी ख्वाहिश है, आप ये कह सकते हैं, मुझे जज साहब भी कह सकते हैं कि भाई आपकी हुकूमत है, आपको हर बंदे को रोज़ के घर में भूख है, हर भूखे के घर में खाना पहुँचाओ। कहने को कोई हर्ज नहीं है, होना चाहिए ऐसा। क्या टेक्निकली ये पॉसिबल है, क्या इतने रिसोर्सेज हैं, क्या मैकेनिज़्म है, वो सारा कुछ देखना है। इसलिए एग्जेक्टिव की बहुत सारी वो बातें होती हैं जो जुडिशल ऑर्डर के तहत सारी फौरी तौर पे अमल दरामद नहीं हो सकती। इसलिए हद-ए-अदब रखते हुए मैं गुजारिश करूँगा कि वो इससे अगर अपनी जहाँ तक उनका वो स्फीयर है वहाँ तक रहें, काम करें, और जहाँ कोई मामला उनके पास आए कि ये वायलेशन ऑफ लॉ हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हुई है, वहाँ ज़रूर उसका नोटिस लिया जाए। लेकिन ये माइक्रो इश्यूज़ में जिस तरह इफ्तिखार चौधरी साहब ने और साकिब निसार साहब ने किया था, उसके रिज़ल्ट नहीं निकलते। वो डैम फंड बनता है, डैम हो जाता है, डैम बनता नहीं है। कौन सी रिपोर्ट जी? अगर रिपोर्ट देनी ही थी कोई तो वज़ीर आज़म साहब को चाहिए था कि वो जो बकौल उनके कि वो रिपोर्ट उनके हुक्म पर जारी की गई है, उसमें तो जो कुछ होना था वो हो गया, उस पर तो जिन लोगों ने बदनाम होना था वो हो गया। जहांगीर तरीन साहब के तो गज नाप दिए गए, उनको तो मीडिया में बदनाम कर दिया गया, और उस रिपोर्ट में क्या आएगा? वो रिपोर्ट तो वज़ीर आज़म साहब की मर्ज़ी से, रिपोर्ट नहीं, वो जो काम हुआ है वो तो काबीना की मर्ज़ी से हुआ है, वो तो पंजाब हुकूमत की प्रपोजल पे हुआ है, वो तो ECC की मर्ज़ी से हुआ है, तो उसमें क्या निकालेंगे? ये ध्यान हटाने के लिए अभी और भी कई ड्रामे सुनेंगे आप आइंदा आने वाले दिनों में। हुकूमत, ये डिफ्लेक्शन का एक ख़ास स्टाइल होता है कि असल मौजू से, यानी कोरोना से, इसके ऊपर काम से, इकॉनमी से